नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं आज जो हमारा पेपर होने वाला है, उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन। क्या नाम है? सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि आपके किस पेपर का नाम जो है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन है। जिसका भी हो उसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा धड़ल्ले के साथ। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पेपर का नाम जो है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन होगा और आपने उसकी तैयारी यहाँ से की होगी, तो 90% 95% के आसपास आप ये मान के चलिए क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं यहाँ पे आप ये मान के चलिए, चूंकि जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर जो है लॉन्ग आंसर भी बताइए, शॉर्ट आंसर ही बताते हैं, लॉन्ग आंसर नहीं बताते हैं। तो भैया मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एक सब्जेक्ट नहीं, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाने रहते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर का ही नहीं, थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर चल रहा है, तो सभी का वीडियोस बनाना रहता है। तो अभी उतना हम कवर नहीं कर सकते, और बुक्स वगैरह आपको पता है कि बहुत लेट में आती हैं। ठीक है, आई थी। तो इस वजह से जो है क्या कर रहे हैं, केवल शॉर्ट आंसर को ही कवर कर पा रहे हैं। उसमें मैं आपको एक मोटी मोटा ज्ञान बता देता हूँ, मोटी मोटा नॉलेज आपको दे देता हूँ, जिससे अगर उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, लॉन्ग भी और या शॉर्ट भी या वेरी शॉर्ट टाइप का, तो आप आराम से उन चीज़ों को बना चुना के आराम से लिख पाएँ, हेडिंग्स वगैरह डाल के आराम से उनको लिख पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो हमारी क्लास होने वाली है, ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है? महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। और अगर आप तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त कि आप ये पढ़ लोगे तो ये मान के चलो कि 80% नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो है ये कहा करते हैं कि सर जी आप 2023 क्यों बार बार लिखते हो? तो भैया ये बात है कि आपने जो एडमिशन लिया है वो 2023 में लिया है, हालांकि पेपर आपके 2024 में होने वाले हैं। तो इस हिसाब से 2023-24 दोनों आप कर सकते हैं, जो आप मानना चाहें। चलिए अब हम देखते हैं एक एक प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है और आपको जवाब उसको कैसे देना है। ठीक है, पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन में संबंध बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन दोनों में आपको संबंध बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का कैसा संबंध है? काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आविष्कार करने की क्षमता प्राप्त होती है और उससे सामाजिक परिवर्तन आता है। मतलब कह रहे हैं जब आदमी शिक्षित हो जाता है तो उसके कारण से वो नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। उसके अंदर वो क्षमताएं क्या होती हैं, बिल्ड हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। और मेरे प्यारे दोस्त जब ये सारी चीज़ें वो नए नए आविष्कार करता है, नई नई खोज करता है, तो उससे समाज में है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। धीरे धीरे हमारा समाज क्या होता है, परिवर्तित होता चला जाता है। बताते हैं कि परिवर्तन समाज पुनः अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ले आता है, और जैसे जैसे समाज परिवर्तित हो जाता है फिर वो देखता है कि शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं, वो उन शिक्षा की कमियों को भी दूर करता है, उन शिक्षा की कमियों को भी पूरा करता है। इस प्रकार शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। और इसी प्रकार से अगर देखें तो शिक्षा और जो सामाजिक परिवर्तन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सहायक भी हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरक हो जाते हैं। कैसे? शिक्षा पहले क्या होता है कि आज व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, व्यक्ति शिक्षित होने के बाद नए नए आविष्कार करता है, नई नई खोज करता है। नए नए आविष्कार, नई नई खोज के साथ ही क्या होती है, हमारे समाज में परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारा समाज परिवर्तित हो जाता है तो उसको लगता है कि ये शिक्षा थोड़ा जो है पुरानी हो गई है, इसमें थोड़ा और परिवर्तन चाहिए। फिर वो शिक्षा में परिवर्तन करता है, फिर जो शिक्षा में परिवर्तन करता है वो फिर व्यक्ति में परिवर्तन कर देती है, वो व्यक्ति उठ के फिर समाज में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से जो ये चक्र है ये लगातार चलता रहता है। तो यही कारण है कि शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सहायक भी हैं। आगे लिखते हैं शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उदार बनाकर समाज में परिवर्तन लाना है। शिक्षा का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, कि व्यक्ति उदार बन सके और समाज में परिवर्तन ला सके। शिक्षा सामाजिक स्वरूप को उन्मूलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो शिक्षा है वो सामाजिक स्वरूप को उन्मूलन, उपयोगी एवं प्रगतिशील बनाए। मतलब बताते हैं कि जो शिक्षा है वो सामाजिक स्वरूप जो होता है उसको क्या करे, उसको अनुकूल बनाए, उपयोगी बनाए और प्रतिशील बनाए। ठीक है, आगे बताते हैं शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए शोध कार्य और आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि जो शिक्षा क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें देखा जाए तो हमें जो सामाजिक आवश्यकताएं देखने को मिलती हैं, कुछ सोशल नीड्स होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको देखते हुए क्या करना है कि शोध कार्य में जो भी आप इस प्रकार से उन चीज़ों के बारे में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें क्या करें, और जो आप आविष्कार कर रहे हैं उनमें आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर
सकते हैं शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन में मेरे प्यारे दोस्त दोनों में आप संबंध बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधारों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा के प्रमुख समाजशास्त्रीय आधार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा के जो समाजशास्त्रीय पहला आधार आ जाता है वो आ जाता है शिक्षा प्रणाली में समाज के अन्य अंगों के साथ संबंध। शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि समाज के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके साथ शिक्षा प्रणाली और समाज के उन अंगों के बीच संबंध उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा जो आधार बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो बताते हैं कि शिक्षा भावी समाज के निर्माण के आधार के रूप में, मतलब बताते हैं कि जो शिक्षा है वो जो हमारा भावी समाज होने वाला है, मतलब आगे चल के जिस प्रकार से समाज होने वाला है उसका निर्माण कैसे होगा, उसी के आधार पर जो है शिक्षा का क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रबंध किया जाता है। आगे बताते हैं, तीसरा आधार बताते हुए लिखते हैं कि शिक्षा प्रणाली तथा सामाजिक नियंत्रण एवं शक्ति तंत्र के बीच संबंध, मतलब बताते हैं जो शिक्षा प्रणाली है मेरे प्यारे दोस्त, और क्या बताते हैं सामाजिक नियंत्रण जो होता है और जो शक्ति तंत्र होता है, इन तीनों के बीच क्या हो संबंध, यही संबंध जो है क्या होता है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार बनता है। ठीक है, चौथा बताते हैं आधार के रूप में बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं यथा स्थिति तथा शिक्षा प्रणाली का उससे संबंध, मतलब बताते हैं जो सामाजिक परिवर्तन है एवं जो यथा स्थिति है, मतलब मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं उस समय की जो यथा स्थिति है और जो शिक्षा प्रणाली है उसका प्रणाली का उससे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, संबंध होता है सामाजिक परिवर्तन से। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बता देंगे ये चौथा नंबर आधार। पांचवा आधार बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक वर्ग एवं शिक्षा आदि, ये जो है इनका पांचवा आधार हो जाता है। तो शिक्षा के जो समाजशास्त्रीय आधार यहाँ पर 5 बताए गए हैं, पांचों को मन करे तो याद कर लीजिए, नहीं तो आराम से क्या करें इनको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 3 आपसे मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर पूछ रहा है कि शिक्षा के समाजशास्त्र का क्षेत्र बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा की समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है और विस्तृत है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और विस्तृत है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र मेरे प्यारे दोस्त ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्रीय तथा शिक्षा विधि दोनों योग देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें समाजशास्त्री भी अपना योगदान देते हैं और शिक्षाविद जो होते हैं ये भी अपना योगदान देते हैं। इसमें समाजशास्त्री शोध करता है, तो साथ ही शिक्षा शास्त्री कक्ष के बच्चों की क्रियाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब बताते हैं जो समाजशास्त्री होता है उसका कार्य इसमें केवल इतना होता है कि वो शोध करे, और जो शिक्षा शास्त्री होता है उसका कार्य ये होता है कि कक्षा में जो भी बच्चे हैं वो किन प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, पारस्परिक कैसी वो क्रियाएं करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। ठीक है, आगे बताते हैं कि शिक्षा के समाजशास्त्र में मेरे प्यारे दोस्त सामान्य अवधारणाओं समाज संस्कृति समुदाय वर्ग पर्यावरण सामाजिकरण, ठीक है, उसके बाद अंतरीकरण सांस्कृतिक अवबोध, ठीक है, उप संस्कृति प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सामाजिक शक्तियाँ, ठीक है, सामाजिक शक्तियों सामाजिक संस्थाओं राजनीतिक शक्तियों आदि का शिक्षा पर प्रभाव भी का प्रभाव मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इनका कहने का यहीं पर है कि जो शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त उसका जो समाजशास्त्र होता है उसमें सामान्य अवधारणाएं जो जो होती हैं, जैसे कि समाज हुआ, संस्कृति हुआ, समुदाय हुआ, वर्ग हुआ, पर्यावरण हुआ, सामाजिकरण हुआ, आंतरीकरण हुआ, संस्कृति अवबोध हुआ मेरे प्यारे दोस्त, उप संस्कृति हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और बताते हैं साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सामाजिक शक्तियों सामाजिक संस्थाओं राजनीतिक शक्तियों आदि का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है मेरे प्यारे दोस्त, उसका भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र को बता सकते हैं कि इनके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। मतलब बताते हैं जो शैक्षिक समाजशास्त्र हम पढ़ते हैं ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ये जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा और समाज के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। क्या बताते हैं, मतलब बताते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम शिक्षा का अध्ययन करते ही हैं, साथ साथ समाज का भी अध्ययन करते हैं, और साथ इनके जो संबंध होते हैं इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और बताते हैं शिक्षा के स्वरूप को समझने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों प्रशासकों एवं अध्यापकों को इनका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है,
क्या होता है, कराना होता है। मतलब बताते हैं कि जो शिक्षा के स्वरूप है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप उसको समझना चाहते हैं और उसको सुचारू रूप से चलाना भी चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग कार्यरत हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों या किसी प्रकार के प्रशासक हों या अध्यापक हों मेरे प्यारे दोस्त, इन सभी को इसका अध्ययन क्या किया जाता है, कराना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है मतलब कि समाज क्या होता रहता है मेरे प्यारे दोस्त, लगातार बदलता रहता है, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, क्या होती हैं, और जो उसकी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो भी बदलती रहती हैं। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। क्या बताते हैं, जो शिक्षा है वो समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का एक साधन होता है। हमें समाज के किन परिवर्तनों को शिक्षा में स्थान देना है और किन को नहीं, यह निश्चित करने के लिए हमें समाज विशेष की संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इनका कहने का मतलब ये है कि हमें समाज सोसाइटी जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसके कौन से परिवर्तन हैं जिनको हम शिक्षा में स्थान दें, ठीक है, और कौन और किसको बताते हैं क्या करें, यह निश्चित करने किसको ना दें। मतलब ये बताते हैं जो समाज है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम शिक्षा में शामिल करें और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम शिक्षा में ना शामिल करें। यह निश्चित करने के लिए हमें समाज विशेष की संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये आप बताना चाहते हैं, शिक्षा में इन चीज़ों को स्थान देना चाहते हैं कि किसको दें किसको ना दें, तो उसके लिए आपको जो है यह निश्चित करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास समाज विशेष की संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। इस विधि में हमें शिक्षा का समाजशास्त्र प्रशिक्षित करता है। क्या करता है, जो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है वो प्रशिक्षित करता है, हमें सिखाता है। इसीलिए शिक्षा की कमी, नई समस्या का हल करने के लिए हमें शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब बताते हैं इसलिए शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की अगर नई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के लिए हमें शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान हो जाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 4 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति का अर्थ बताइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे संस्कृति जो है मेरे प्यारे दोस्त, मानव मनस, ठीक है, मानव मनस, मनस का मतलब होता है माइंड, दिमाग जिसे आप कहते हैं, द्वारा प्राप्त सबसे महान अवधारणा या संकल्पना मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं है। क्या बताते हैं कि जो संस्कृति है ये मानव की बुद्धि में पाई जाने वाला है, या आप कह सकते हैं मानव की बुद्धि में प्राप्त होने वाला मेरे प्यारे दोस्त सबसे महान अवधारणा या संकल्प है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यह वह व्यापक अभिव्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्त जिसे मानव मन में संपादित किया है या करेगा। मतलब बताते हैं ये एक इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है जो मानव के मन में मन ने जो है क्या किया है, इसे संपादित किया है, मतलब हमारे सामने लाकर रखा है और यह आगे चल के करेगा। इनमें निम्नलिखित समाहित हैं। कौन कौन से समाहित हैं, तो पहला बताते हैं कि महान व्यक्तियों के आविष्कार। क्या महान व्यक्तियों के आविष्कार इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। संस्कृति के अंतर्गत कला की महान कृतियां, ये भी इसी के अंदर होती हैं। आगे बताते हैं तीसरा, मानव इतिहास के केंद्रीय घटनाएं, ये भी जो है आपकी संस्कृति के अंदर ही समाहित होती हैं। चौथा बताते हैं कि किसानों की बड़बड़ाहट, क्या किसानों की बड़बड़ाहट ये भी इसी में आती है। और गुफाओं के मानव की आदिकालीन भाषा, ये भी जो है इसी संस्कृति के अंतर्गत आ जाती है। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल कल्चरा शब्द से हुई है। किससे हुई, कल्चरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कर्षण, खेती, जुताई, ठीक है। उसके बाद संवर्धन, शिक्षण, द्वारा सुधार, संस्कृति, शिष्टा तथा तहजीब, ये इतने अर्थ होते हैं आपके इस कल्चर के। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृत शब्द में बात करें तो कृत धातु से मेरे प्यारे दोस्त, कृत धातु में सम उपसर्ग एवं किंत प्रत्यय लगाने से बना है। क्या बताते हैं कि जब हम कृत धातु में सम उपसर्ग लगाते हैं और कित्न कित्न प्रत्यय लगाते हैं तो हमें जो है मेरे प्यारे दोस्त संस्कृति शब्द प्राप्त होती है, जिसका मूल अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाता है, क्रि शब्द का मूल अर्थ हो जाता है साफ या परिष्कार करना, जिसे हम मांजना भी कहते हैं। आगे लिखते हैं यह शब्द अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति का बोध कराता है। क्या कराता है, ये जो शब्द होता है ये अच्छी स्थिति कौन सी होगी या सुधरी स्थिति कौन सी होगी उसका हमें बोध कराता है, उसके बारे में नॉलेज देता है। संस्कृति शब्द जो है वो संस्कार शब्द का वंशज है। ये क्या है, संस्कार शब्द का ही क्या है, वंशज है, जिसका अभिप्राय शुद्ध करने या सुधारने से है। जिसका अभिप्राय किससे है, शुद्ध करने से है, या आप कह सकते हैं सुधारने से है। संस्कार मानव निर्मित व्यवहार की वे विधियां हैं मेरे प्यारे दोस्त जिनसे मनुष्य का समाज के प्रति अधिक जागरूक
जागरूक होने का प्रमाण मिलता है। संस्कारों को समाज से स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त रहती है, जो सांस्कृतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप संस्कृति के बारे में भी बता दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न इसी पे पूछ रहा है कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामाजिक जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। जो सामाजिक जीवन की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को संस्कृति कह देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड जी और मैथ्यू अर्नाल्ड तथा टी.एस. इलियट महोदय जी ने जो है संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति में पूर्णतया की समष्टि तथा ज्ञान की खोज का समावेश होता है। पूर्णतया की क्या होती है, समष्टि होती है, और ज्ञान की खोज का समावेश होता है, यही आपकी संस्कृति कहलाती है। ये आपके कौन बताते हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड, ठीक है, तथा टी.एस. इलियट महोदय जी बताते हैं। जर्मन दार्शनिक जोसेफ पाइपर जी ने जो है इसको बताते हुए संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति विश्व की उत्तम प्रकृति वस्तुओं में क्या बताते हैं कि जो संस्कृति है वो विश्व की जो सबसे उत्तम, हाईएस्ट, जो आप कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट या सबसे उत्तम प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनमें उपहारों तथा गुणों में, मानवीय संपर्कों में, जो कि आवश्यकताओं और प्रतीकों के समीपस्थ क्षेत्र से बाहर हैं, सर्वोच्च हैं। मतलब बताते हैं ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं इनमें क्या होती हैं, ये सबसे ऊंची और सबसे ऊंची मानी जाती हैं। कौन सी, आपकी संस्कृति। ठीक है, क्या मानी जाती है, संस्कृति। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये जर्मन दार्शनिक हैं आपके एक, जिनका नाम है जोसेफ पाइपर। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बताया गया है संस्कृति के बारे में। संस्कृति को ही परिभाषित करते हुए आपके समाजशास्त्री रॉबर्ट बीरस्टीट जी ने जो है लिखा है कि संस्कृति जो है मेरे प्यारे दोस्त एक जटिल संपूर्णता है। क्या बताते हैं, एक जटिल, जटिल का मतलब होता है कठिन, संपूर्णता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं। बताते हैं उनमें वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिन पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। क्या करते हैं, हम समाज के सदस्य होने के नाते उसको अपने पास भी रखते हैं। इसी को संस्कृति को परिभाषित करते हुए आपके मानव शास्त्री टाइलर महोदय जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून, प्रथा तथा इस प्रकार की अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये आपके कौन बताते हैं, ये आपके मानव शास्त्री टाइलर महोदय जी बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप संस्कृति की परिभाषा आराम से बता दीजिएगा और आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब 7वां नंबर प्रश्न देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति की 5 विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संस्कृति में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विशेषता ये बताई गई है कि संस्कृति का उद्भव जो है जन समुदाय से, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को पारस्परिक क्रियाओं से प्रभावित करता है, ये इसकी पहली विशेषता हो जाती है, किसकी, संस्कृति का। ठीक है, बताते हैं दूसरी विशेषता बताते हैं कि इन क्रियाओं का जन्म खाने पीने, ठीक है, उसके बाद शरणागत, काम प्रवृत्ति, सुरक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था आदि की मूल प्रवृत्तियों से होता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं दूसरी विशेषता संस्कृति का। तीसरी विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि मानव की सोच या चिंतन उनकी संस्कृति का निर्माण करती है, ये तीसरी विशेषता हो जाती है। चौथी विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि मानव की अप्राकृतिक की ओर उठने की जो लालसा पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्त, यही लालसा उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माणक तत्व बनती है, ये इसकी चौथी विशेषता हो जाती है। पांचवी विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि संस्कृति में सीखे हुए व्यवहार तथा सीखे हुए व्यवहार के उत्पादन के सतत परिवर्तनशील प्रतिरूपों का समावेश रहता है। इस प्रकार संस्कृति जन्मजात ना होकर के अर्जित होती है, ये इसकी पांचवी विशेषता हो जाती है। तो इस प्रकार से 5 विशेषता आप जो है संस्कृति की आराम से बता सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट करते हुए प्रामेल्ड ने लिखा है, क्या लिखा है कि संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। क्या बताते हैं कि जो संस्कृति होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसकी सामग्री से ही क्या होता है, शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है, शिक्षा बनती है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और यह सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का कारण भी प्रदान करती है। मतलब बताते हैं कि जो ये सामग्री होती है, संस्कृति की जो ये सामग्री होती है, यही क्या करती है, शिक्षा को केवल उसके स्वयं के उपकरण
कारण ही नहीं, उसके अलावा वह उसके अस्तित्व का कारण भी उसे प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? शिक्षा को प्रदान करती है। आगे आप लिखेंगे, स्पष्ट है कि संस्कृति के अभाव में शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? निस्सार एवं प्रयोजनहीन है। मतलब बता दें, अगर संस्कृति ना हो तो शिक्षा का कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, ये प्रयोजनहीन कहलाएगी। दूसरी ओर शिक्षा के अभाव में ना तो संस्कृति का हस्तांतरण किया जा सकता है और ना ही उसका विकास व संरक्षण। मतलब बताते हैं, अगर शिक्षा ना हो मेरे प्यारे दोस्त तो आप संस्कृति को एक हाथ से दूसरे हस्तांतरण का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए आपको कोई भी कला आती है, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं और बुढ़े होने के बाद लगभग 2-4 साल में 5 साल में आप निपट जाएंगे, मतलब मर जाएंगे या जो कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि हमारे साथ ये कला भी विलुप्त हो जाएगी, तो आपने क्या किया, एक लड़के को बुलाया, नवयुवक, आपको लगा कि हाँ ये इसका सही उपयोग करेगा, तो आपने उसको क्या किया, सिखा दिया। तो अभी ये हस्तांतरण हुआ, हमारे हाथ से आपके हाथ में चला गया या किसी और के हाथ से किसी और के हाथ में चला गया, वो हस्तांतरण कहलाता है। तो बताते हैं कि संस्कृति का हम हस्तांतरण भी नहीं कर सकते हैं शिक्षा के अभाव में, और ना ही मेरे प्यारे दोस्त उसका विकास कर सकते हैं, और ना ही उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके अभाव में? शिक्षा के अभाव में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी है। मतलब बताते हैं कि शिक्षा के बगैर संस्कृति और संस्कृति के बगैर शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अधूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंध बता सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब बता रहे हैं कि जो शिक्षा होती है और जो संस्कृति होती है ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये आपको यहाँ स्पष्ट करके बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि हमारी शिक्षा दीक्षा हमारी संस्कृति से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? जो हमारी शिक्षा दीक्षा होती है वो हमारी संस्कृति से ही प्रभावित होती है। हमारे रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं हमारे सोचने समझने काम करने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मतलब बताती हैं जो हमारी रीति रिवाज होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो रीति रिवाज होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, और जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, ये हमारे जो काम होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, काम करने पर क्या करता है? सीधा प्रभाव डालता है कि आपका काम कैसे इफेक्ट होगा, इसके ऊपर जो है सीधा प्रभाव आपके रीति रिवाज, मान्यता और परंपराओं का आपके ऊपर पड़ता है। आगे आप लिखेंगे कि जो बातें संस्कृति का प्रधान अंग होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाज में मान्यता प्राप्त होती है। मतलब बताते हैं संस्कृति का जो सबसे मेन अंग होता है, ठीक है, मेन आप कह सकते हैं कि साइड होती है, आप कह सकते हैं इस तरीके से, वो क्या होती है? समाज से मान्यता प्राप्त होती हैं, उन्हें उन्हें हम आसानी से सीख लेते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? आसानी से सीख लेते हैं। व्यक्ति उन्हीं बातों को स्मरण करता है जो उसे सम्मान और प्रतिष्ठा देती है। मतलब बताते हैं व्यक्ति जो होता है उन्हीं बातों को मानता है, उन्हीं बातों को सीखता है, उन्हीं बातों को ग्रहण करता है जिससे उसको सम्मान प्राप्त हो समाज में, और क्या प्राप्त हो मेरे प्यारे दोस्त? प्रतिष्ठाएं प्राप्त हो। निंदा देने वाली बातों को वह भूल जाना चाहता है। जो चीज बातें उसको निंदा दें उनको क्या करता है? वो भूल जाना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे संस्कृति और शिक्षा के बीच उतना ही घनिष्ठ संबंध होता है जितनी संस्कृति जटिल होती है। मतलब बताते हैं जो संस्कृति है और शिक्षा, इन दोनों के बीच में उतना ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है जितना संस्कृति क्या होती है? जटिल। जटिल का मतलब होता है कठिन होती है। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, साधारण विकास वाले समाज में आवश्यकताएं साधारण होती है। मतलब कह रहे हैं जो समाज जो है साधारण विकास करता है उसमें आवश्यकताएं भी कैसी होती हैं? साधारण ही, नॉर्मल पाई जाती हैं। आगे आप लिखेंगे अतः वहां शिक्षा व्यवस्था भी साधारण होती है, और बताते हैं जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो भी नॉर्मल होती है। जब संस्कृति में जटिलता आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त तो समाज की आवश्यकताएं भी जटिल बन जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब संस्कृति में क्या आ जाती है? जटिलता आ जाती है। जटिलता का मतलब होता है कठोरता आ जाती है या कठिन हो जाती है, तो आवश्यकताएं भी क्या हो जाती हैं? काफी ज्यादा टफ हो जाती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था को सर्वाधिक और साविधिक और विशिष्ट बनाना पड़ता है। और जिसके लिए क्या करते हैं? जिसकी पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं? जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसको आप साविधिक, साविधिक का मतलब विधि के साथ में, और विशिष्ट भी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में 9 नंबर प्रश्न के बारे में आराम से बता दीजिएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। मतलब बताते हैं जो सामाजिक संबंध होते हैं मेरे प्यारे दोस्त उसमें जो परिवर्तन होने वाले होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए मेरिल एवं कौन मेरे प्यारे दोस्त? मेरिल तथा एल्डेस ने लिखा है, क्या लिखा है? कि ठोस
अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों को क्या बताते हैं कि अगर ठोस रूप से आप जानना चाहें, मोटी मोटा जिसे हम कहते हैं, अगर उस रूप से आप सामाजिक परिवर्तन का अर्थ निकालना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि समाज के अधिकतर मतलब जितने भी व्यक्ति हैं लगभग उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार से कार्यों को क्या मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार से कार्यों को करने लगे हैं जो कि उसके पहले के कार्यों से भिन्न है। मतलब बताते हैं जब ये लोग ऐसे कार्य करने लगे हैं जो क्या हो उसके पहले के जो कार्य उससे पहले जो कार्य होते थे उनसे क्या है एकदम अलग हैं। समाज प्रतिमानित संबंधों का एक विशाल तथा जटिल सा जाल है। मतलब बताते हैं जो प्रतिमान होता है मेरे प्यारे दोस्त समाज प्रतिमान जो होता है समाज जो होता है वो प्रतिमानित जो संबंध होते हैं उनका एक बहुत बड़ा विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा एवं जटिल का मतलब होता है कठिन जाल होता है जिसमें कि समस्त मनुष्य अंश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं जिसमें जितने भी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं अंश ग्रहण करते हैं। जब मानव व्यवहार में रूपांतरण की क्रिया क्या बताते हैं जो मानव व्यवहार होता है मैं पहले तब उसमें हम मानव रूपांतरण की क्रियाशील होती है तब हम उसे को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जब मानव के व्यवहार में जो है आपको कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें भी अलग सा दिखाई पड़ने लगे तो आप उसे दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं कि भैया सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी को परिभाषित करते हुए सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए आपके के डेविस महोदय जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं। ये आपके कौन बताते हैं के डेविस महोदय जी बताते हैं। इनका मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को जानते हैं उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो क्या हो सामाजिक संगठन मतलब सोशल ग्रुप जो होते हैं उनसे कह रहे हैं अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं के डेविस महोदय के अनुसार। ठीक है, इसी सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए मैकाइवर और पेस महोदय जी लिखते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। मतलब बताते हैं समाजशास्त्री होने के नाते वो बताते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है आप कह सकते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली किसके संबंध से है वो सामाजिक संबंधों से है। समाज से संबंधित जितने भी चीज़ हैं उसमें उनका इंटरेस्ट हो जाता है। केवल इन सामाजिक संबंधों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि केवल जो इन जो सामाजिक संबंध बताए गए हैं इनमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं सामाजिक संबंध कह देते हैं वह सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं। किसके अनुसार तो मैकाइबर एवं पेज महोदय के अनुसार। आगे जो है आपके जोन्स महोदय आते हैं उन्होंने बताया कि जो सामाजिक परिवर्तन है मेरे प्यारे दोस्त ये वह शब्द होता है जो सामाजिक प्रक्रियाओं सामाजिक प्रतिमानों सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग तो जोन्स महोदय के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि व्यक्ति अथवा समूह के सामाजिक स्तर में होने वाले परिवर्तनों को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति या व्यक्ति का जो समूह होता है मेरे प्यारे दोस्त उसके जो सामाजिक स्तर होते हैं उसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उन्हीं को हम समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक गतिशीलता कह देते हैं। ये आप बता सकते हैं। मिलर व बुक महोदय जी ने जो है सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता जो होती है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति या समूहों का एक ऐसा व्यक्ति या समूहों का एक सामाजिक ढांचे के रूप में एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचालन है। मतलब बताते हैं जो सामाजिक गतिशीलता है वो क्या है वो व्यक्तियों या समूह जो व्यक्ति होते हैं या जो व्यक्तियों का समूह होता है मेरे प्यारे दोस्त उसका एक सामाजिक ढांचा होता है उसी से दूसरे सामाजिक ढांचे में जब वो चला जाता है मेरे प्यारे दोस्त या दूसरे सामाजिक ढांचे में वो जब ढल जाता है तो उसी को हम सामाजिक गतिशीलता कह देते हैं। किसके अकॉर्डिंग तो मिलर व बुक महोदय जी के अकॉर्डिंग। इसी को जो है सोरोकिन महोदय जी ने जो परिभाषित करते हुए लिखा है सामाजिक गतिशीलता को कि सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय किसी व्यक्ति सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य अथवा किसी भी वस्तु का जो कि मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित व संशोधित होती है। मेरे प्यारे दोस्त संशोधित है एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संशोधन है। मतलब बताते हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसका अभिप्राय अगर आप लेना चाहें तो किसी व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति सामाजिक तथ्य तथा सामाजिक मूल्य
कुछ जो सामाजिक तथ्य होते हैं अथवा जिसे आप सामाजिक मूल्य भी कहते हैं, या किसी भी वस्तु का जो कि मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित व संशोधित है। मतलब कह रहे हैं कोई भी वस्तु हो जो कि क्या हो, मनुष्य के प्रयत्न मतलब मनुष्य ने जो है प्रयास किया हो, उसके द्वारा वो बनी हो, निर्मित हुई हो, या उसमें कोई परिवर्तन लाया गया हो, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संशोधन है। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं? सोरोकिन महोदय जी बताते हैं। एम एम ई जो है एम ई जोन्स जी ने जो है इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिससे लोग व संस्कृति जिससे क्या बताते हैं कि लोग व सांस्कृतिक उत्पत्तियां जो होती हैं वो सामाजिक संरचना में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं इसके बारे में, सामाजिक गतिशीलता के बारे में। चलिए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर इसी पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि आदिकालीन समाजों में लोग अपनी सामाजिक स्थिति को दैवी मानते थे। क्या मानते थे? जो आदिकालीन मतलब पुराने लोग जो होते थे, तो जो वो समाज के आदिकालीन जो समाज होते थे मेरे प्यारे दोस्त, उसमें जो लोग होते थे वो अपनी सामाजिक स्थिति, जो उनकी सामाजिक स्थिति मानते थे, सामाजिक स्थिति जो होती थी उसको क्या मानते थे? दैवी मानते थे। मतलब ये मानते थे कि किसी देवी देवता के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको निर्मित कर दिया गया है। इस कारण उन्हें प्रचलित सामाजिक ढांचों को चुनौती नहीं दी, और यही कारण था कि उन्होंने जो सामाजिक ढांचे थे उसमें कुछ किसी भी प्रकार की उन्होंने चुनौती नहीं दी, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने माना कि भगवान ने हमें ये दिया है तो इसी तरीके से हमें चलना चाहिए। परंतु आधुनिक समाज वह है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें प्राचीन सामाजिक स्तरों को समाप्त करके खुली गतिशीलता को स्थान प्रदान किया है। इस कारण आधुनिक समाज में विद्यालय के परंपरागत कार्यों में परिवर्तन किया जिससे वह समाज की गतिशीलता के साथ कदम मिला सके। मतलब बताते हैं कि जो हमारे नए समाज हुए, आधुनिक समाज हुए जिसे कहते हैं, या बताते हैं समाज वह है जिसने प्राचीन सामाजिक स्तरों को समाप्त करके, मतलब बोल रहे हैं कि जो पहले पुराने हमारे सामाजिक स्तर थे उनको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, और खुली गतिशीलता को स्थान प्रदान कर दिया। मतलब खुले रूप से जो है इस समाज को चला दिया उन्होंने कि भैया अब लगातार तुम परिवर्तन करते रहो। इस कारण आधुनिक समाज में विद्यालय के परंपरागत कार्यों में परिवर्तन किया। मतलब बताते हैं कि जो विद्यालय में लगातार परंपरागत कुछ साल से कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, उसमें भी क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्त? परिवर्तन किया गया, जिससे समाज की गतिशीलता के साथ कदम मिला सके, और जिससे क्या हो सके मेरे प्यारे दोस्त कि वो जो समाज की गतिशीलता है उसके साथ वो क्या कर सके? अपना कदम मिला सके, आगे बढ़ सके। आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि इस संबंध में कार्ल वीन वर्ग ने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखा है कि लिखा है कि विद्यालय का जो प्रमुख कार्य है मेरे प्यारे दोस्त वो है नवीन मार्ग प्रशस्त करना। मतलब नए मार्ग बताना, नए मार्ग समझाना, दिखाना, तथा उनको सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्त खोले रखना। और वो मार्ग जो है किसके लिए हो? सभी के लिए हो, किसी एक पर्सन के लिए ना हो। ठीक है, आगे बताते हैं कि जिससे वह सामाजिक गतिशीलता के बदलते हुए ढांचे के साथ कदम मिला सके, और जिससे बताते हैं कि जो हमारे समाज है जो गतिशील है इस समय पे, जो लगातार बदल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके ढांचे के साथ कदम मिला सके। आगे लिखते हैं कि विद्यालय इस कार्य को भी पूरा कर सकता है, और विद्यालय जो है ये जो कार्य बताते हैं इस कार्य को तभी पूरा कर सकता है जब वह सभी प्रकार के आर्थिक स्तरों के बालकों को अपनी उन्नति के लिए मेरे प्यारे दोस्त व्यापक अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। इसी पे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि उच्चगामी गतिशीलता क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक श्रेणी से दूसरे सामाजिक श्रेणी में संक्रमण कर जाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। क्या बताते हैं कि व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, उसका एक सामाजिक श्रेणी, कोई एक सामाजिक श्रेणी हो, उस सामाजिक श्रेणी से दूसरे सामाजिक श्रेणी में क्या हो? संक्रमण कर जाना, मतलब उसमें चले जाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, क्योंकि उच्चगामी गतिशीलता पूछा है तो यहां पर आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति या समूह नीची अथवा ऊंची स्थिति में आता है तो वह उच्चगामी गतिशीलता कहलाती है। मतलब बता रहे हैं कि अगर कोई सामाजिक प्रतिष्ठा हो उसी की दृष्टि से अगर कोई भी व्यक्ति या समूह नीची से या ऊंची अवस्था में जाता है मेरे प्यारे, नीची नीची स्थिति से ऊंची स्थिति में जाता है या आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वह उच्चगामी क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में पहुंचने के कारण ही बदलाव आता है। मतलब बताते हैं कि एक सामाजिक स्तर से जब हम दूसरे सामाजिक स्तर में पहुंचते
हैं वही कारण होता है जो बदलाव लाता है, तथा इस बदलाव के कारण संबंधों में जो परिवर्तन आता है उसे उच्चगामी गतिशीलता कहते हैं। और जो ये बदलाव होता है पैदो इसके कारण जो संबंधों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है यही आपकी उच्चगामी गतिशीलता कहलाती है। एक पद से दूसरे पद अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उदग्र या उच्चगामी गतिशीलता कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वही आपकी क्या कहलाती है, उदग्र गतिशीलता या उच्चगामी गतिशीलता कहलाती है। चलिए अब आप जो है 14 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक गतिशीलता के रूप बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे हेरोल्ड एल हॉडकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित दो रूप बताए हैं। पहला बताया है कि समतल सामाजिक गतिशीलता और दूसरा बताया है शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो पहले आप समतल सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए लिखेंगे कि इसमें भौगोलिक गति होती है। क्या होती है? भौगोलिक गति होती है। इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के सामाजिक पद में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे किसी छोटे नगर में बैंक का बाबू बड़े नगर के बैंक का बाबू बन जाता है। मतलब बता रहे हैं कि किसी छोटे नगर का बैंक का बाबू है वो कहाँ पर चला जाता है, वो ज़्यादा बड़े बैंक में, बड़े शहर में चला जाता है, बड़े नगर में चला जाता है, वहाँ भी बैंक का बाबू ही रहता है। तो पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस केवल स्थान बदला। आगे आप लिखेंगे तब उसके व्यवसायों में परिवर्तन ना होकर भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होता है। और तब बताते हैं कि इसको हम व्यवसायों में परिवर्तन नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। व्यवसाय उसका वही रहता है परंतु संचलन हो जाता है, अर्थात व्यवसाय में उसकी स्थिति घटती बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और दूसरा बताते हैं कि शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता, इसमें आप लिखेंगे शीर्षात्मक गतिशीलता समतल गतिशीलता से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बताते हैं व्यक्ति एक सामाजिक पद या स्थिति से दूसरे सामाजिक पद या स्थिति पर चला जाता है। इसमें स्थिति या पद में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उच्चता की ओर हो सकता है और निम्नता की ओर भी हो सकता है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि परिवर्तन निम्न समूहों उच्च समूहों की ओर हो जाता है या उच्च समूह से निम्न समूह की ओर हो सकता है। अतः उस उच्च से निम्न या निम्न से उच्च सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा वाले सामाजिक स्तरों में व्यक्तियों के आने जाने के शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब बताते हैं कोई व्यक्ति है वो बाबू था मैनेजर बन गया, कोई व्यक्ति मैनेजर था वो बाबू बन गया मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके क्या हुआ, उसके पद में परिवर्तन आया। तो ये जो परिवर्तन आप देख पा रहे हैं यही आपकी क्या कहलाती है, शीर्षात्मक गतिशीलता कहलाती है। थोड़ा चूंकि एक वर्क आ गया है और अभी आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बाकी हुए हैं, लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन अभी बाकी हुए हैं और अभी आपके कुल 14 प्रश्न हो पाए हैं। तो वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो बताइएगा फट से, आज ही आपका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपको कमेंट करके केवल बताना है, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जो है मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।